नीट एक ऐसी एग्ज़ाम है जो अपना 70 to 80% पोर्शन बार बार रिपीट करती है। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मोस्ट ऑफ एस्पिरेंट्स को दिक्कत देता है, बीइंग अ बिट ऑफ न्यूमेरिकल पार्ट, क्योंकि सिंपली फॉर्मूला पुट करके सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस सारे एस्पिरेंट्स कर लेते हैं, बट इट्स दोज कॉम्प्लेक्स थियरी क्वेश्चंस जहाँ पे आप अपने आप को अलग प्रूव कर सकते हो। नाउ PYQs में हमने बायोलॉजी में ऑब्जर्व करा है कि पिछले कुछ साल से नीट इज फोकसिंग मोर ऑन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। Greetings, I am Kavya Savani, a second year MBBS student at AIIMS जोधपुर। और आज मैं नीट 2025 एस्पिरेंट्स के लिए वो मास्टर रिवीजन प्लान लेके आया हूँ जो अगर वो आने वाले 5 या 6 महीनों में फॉलो करे तो आई कैन अश्योर यू कि अगर आपने ये 2 सालों में कितनी भी कम पढ़ाई करी हो, लेकिन वो 2 साल की पढ़ाई का सारा सार आप उस 6 महीने में ले सकते हैं। एंड इफ़ यू कैन रिवाइज द एंटायर 2-year सिलेबस ऑफ नीट इन दीज 5 to 6 months, कैन अश्योर यू कि नीट में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपने पहले देखा ना हो या आपको बिल्कुल समझ ना आए। वो सारे क्वेश्चंस आपकी आंखों से एक बार ज़रूर पास हुए होंगे। यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन योर रिविजन। नीट एक ऐसी एग्ज़ाम है जो अपना 70 to 80% पोर्शन बार बार रिपीट करती है। वैसे ही टाइप के क्वेश्चन माइनर चेंजेस के साथ या फिर हूबहू वैसे के वैसे क्वेश्चंस को बार बार नीट देना पसंद करती है। तो क्यों ना इस चीज़ का फ़ायदा उठाया जाए, क्यों ना एक ऐसा मास्टर प्लान तैयार किया जाए रिवीजन का कि जिससे हम 5 या 6 महीने में नीट की एग्ज़ाम को क्रैक कर सके, 5 से 6 महीने में उस पैटर्न को क्रैक कर सके जिससे NTA नीट के पेपर्स सेट करता है। वैसा ही कुछ रिवीजन प्लान मैं आप सब के लिए आज लेके आया हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विथ फिज़िक्स। फिज़िक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मोस्ट ऑफ एस्पिरेंट्स को दिक्कत देता है, बीइंग अ बिट ऑफ न्यूमेरिकल पार्ट। इसलिए फिज़िक्स को हम ईजिली 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे, थियरी एज वेल एज प्रैक्टिस। हम सबको पता है कि फिज़िक्स में थियरी लर्निंग को इम्पोर्टेंस कम देनी होती है, वी हैव टू गिव मोर इम्पोर्टेंस टू प्रैक्टिस, एब्सोल्युटली राइट। बट जब तक आपके थियरी फंडामेंटल सही नहीं होंगे देयर विल बी नो पॉइंट ऑफ प्रैक्टिसिंग। इसलिए हमें थियरी को अभी भी टाइम देना है। वी हैव सिग्निफिकेंट टाइम कि हम थियरी फिज़िक्स की इम्प्रूव कर सके, बिकॉज नीट थियरी क्वेश्चंस भी पूछता है फिज़िक्स में, एंड दोज क्वेश्चंस आर दी रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चंस, क्योंकि सिंपली फॉर्मूला पुट करके सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस सारे एस्पिरेंट्स कर लेते हैं, बट इट्स दोज कॉम्प्लेक्स थियरी क्वेश्चंस जहाँ पे आप अपने आप को अलग प्रूव कर सकते हो, जहाँ पे आप अपनी रैंक में स्टैंड आउट कर सकते हो। इसलिए वी हैव टू गिव अ बिट ऑफ टाइम टू थियरी एज वेल। इसलिए आई एडवाइस कि आप 40:60 के रेशियो में फिज़िक्स को ब्रेक करें। 40% ऑफ अपना टाइम या फिर 30% ऑफ अपना टाइम थियरी अंडरस्टैंडिंग को दीजिए। आप थियरी कैसे समझेंगे? अपनी क्लास नोट्स को रिवाइज कीजिए। जो भी पोर्शन आपको वीक लगे उसके ऑनलाइन लेक्चर्स देखिए। अभी आपके पास कंपैरेटिवली टाइम कम है, इसलिए आप आई एडवाइस कि आप 1 शॉट लेक्चर्स को ज़्यादा प्रेफर करें। 1 शॉट लेक्चर्स को देखने का बेस्ट तरीका मैं अपने प्रीवियस वीडियोज़ में आपको समझा चुका हूँ। तो अगर आप कोई भी थियरी वाला पार्ट मास्टर करना चाहते हैं, पहले उसकी नोट्स से गो थ्रू होइए। अगर आपको नोट्स में कोई भी डाउट आए या फिर कोई भी ऐसा पोर्शन क्लिक हो जो आपको कंपैरेटिवली वीक लग रहा है, उसके लेक्चर्स वापस देखिए। इस टाइम पे अंडरस्टैंडिंग में कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, क्योंकि इस चीज़ को अगर आपने अंडरस्टैंड नहीं किया, किसी कंसेप्ट को छोड़ दिया, उसी का क्वेश्चन हो सकता है आपको नीट के दिन दिक्कत दे। इसलिए अपनी थियरी अंडरस्टैंडिंग को कंप्लीटली पावरफुल बनाइए। Then we move on to our 60% or 70% of our time which we will dedicate to complete and complete practice. आप अपनी प्रैक्टिस शुरू कैसे करेंगे? You will start your practice by solving your DPPs. आपकी जितनी भी टॉपिक वाइज DPPs थी वो सारी आप सॉल्व करेंगे। उसके बाद आप अपने जो जनरल क्वेश्चंस होते हैं जो आपने नोट्स में लिखे हो या जो आपको एक्सटर्नल सोर्स से फॉलो करते हो, वो सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे। आफ्टर सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन बैंक देन यू विल मूव टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आप नीट के 2001 से लेके 2024 तक के सारे PYQs सॉल्व करेंगे, वेदर बी इट ऑप्शनल, बी इट कोई अलग सेट का है, कोई अलग क्वेश्चन पूछा गया था, कोई और एग्ज़ाम में आ गया था। येस, आई वुड एडवाइस यू कि आप एम्स एंड जिपमर के क्वेश्चंस भी एक बार ज़रूर देखें, बिकॉज नोइंग दीज लास्ट 3 and 4 years जो NTA ने कुछ गड़बड़ी करी है नीट की एग्जामिनेशंस में, वी कैन नॉट बी श्योर कि इस साल का पेपर किस लेवल का होने वाला है। मैंने ये चीज़ भी डिस्कस करी है आपसे एक प्रीवियस वीडियो में कि वेदर नीट 2025 लेवल चेंज होगा या फिर नहीं। सो अकॉर्डिंग टू दैट आई एडवाइस कि आप एम्स एंड जिपमर के कुछ स्पेसिफिक सेट ऑफ क्वेश्चंस जो इतने डेप्थ में ना हो बट दे आर बिट ऑन द हायर लेवल ऑफ नीट, उन्हें भी एक बार प्रैक्टिस करें जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड।
इससे आपका फिजिक्स कंप्लीटली मास्टर हो जाएगा. यू विल बी एबल टू रिवाइज ईच एंड एवरीथिंग क्वाइट ईजिली फ्रॉम दिस 2 years सिलेबस. देन वी मूव ऑन टू केमिस्ट्री. केमिस्ट्री के 3 पार्ट्स, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एज वेल एज फिजिकल. लेट्स स्टार्ट विथ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम सबको पता है रट्टाफिकेशन वाला पार्ट है, इसलिए इनऑर्गेनिक में हम सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ेंगे और कुछ नहीं. क्वेश्चन प्रैक्टिस हम करेंगे वाया फुल सिलेबस टेस्ट जो हम लास्ट के तरफ देंगे. अभी इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है. यू विल डिवोट ऑल ऑफ योर टाइम दैट इज़ फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री टू स्टडिंग एनसीईआरटी. जितनी बार आप एनसीईआरटी पढ़ सके उतनी बार पढ़िए. आपको कई बार ऐसा लगेगा कि ये पैराग्राफ मुझे आता है, ये चैप्टर मुझे आता है, इसलिए मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल आप जितनी बार उसे पढ़ेंगे उतना ही वो आपकी मेमोरी में फिट होता जाएगा. बीइंग नीट एस्पिरेंट्स वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू कमिट टू मेमोरी. इसलिए आप जितनी बार किसी चीज़ को पढ़ेंगे वो आपकी परमानेंट मेमोरी में उतनी ईजिली और अच्छे से चली जाएगी. तो बार बार एनसीईआरटी पढ़ते रहिए. देन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ अ बिट मोर ऑन द कंसेप्चुअल साइड. इसलिए अगर आपने कोई रिएक्शन चार्ट्स अभी तक बनाए हैं या फिर कोई शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, आई एडवाइस कि आप उसे रिवाइज़ करें. अगर आपने नहीं बनाए हैं तो आई एडवाइस कि आप जब अपने क्वेश्चन सॉल्विंग पर आए ऑर्गेनिक के, तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करें जिससे एक क्वेश्चन में आपके मल्टीपल रिएक्शंस रिवाइज हो सके. जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ, आई एडवाइस कि आप एक बार पंकज सर के प्रश्नकाल सीरीज़ के ऑर्गेनिक के लेक्चर्स देखें, जिनमें उन्होंने PSS पंकज सर स्पेशल क्वेश्चन सॉल्व कराए हुए हैं. एक क्वेश्चन आपको 10 या 11 रिएक्शंस का पूरा मैकेनिज्म एज वेल एज वो कब होते हैं, कब नहीं होते, कैसे होते हैं, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी जस्ट इन अ सिंगल क्वेश्चन. ऐसे ब्रीफ, कंसाइज एंड कंप्लीट क्वेश्चंस आपको इजीली हेल्प करेंगे कि अपनी मेमोरी में इन रिएक्शंस को बिठा पाए. इससे आप अपनी एक रिएक्शन चार्ट को तैयार कीजिए जो आप एंड डे तक रिवाइज करते रहेंगे. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आप क्लास 12th की ऑर्गेनिक उठा के देखें, इट्स मोस्टली अबाउट जस्ट रिएक्शंस एंड देयर नेम्स. अगर आपको उनके रिएक्शन, उनके नाम, उनकी मैकेनिज्म पता चल गई, दैट इज़ ऑल यू हैव टू डू फॉर ऑर्गेनिक. इसलिए एक कंसाइज रिएक्शन चार्ट बनाइए जिसमें आपके सारे रिएक्शंस लिखे हुए हो. वो सारे रिएक्शंस आप नीट के दिन तक रिवाइज करते रहेंगे तो ऑर्गेनिक में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी. Then moving on to physical chemistry. Physical chemistry again, there is less of theoretical learning and there is more of practice and practice. Physical chemistry physics से काफ़ी सिमिलर होती है, इसलिए एक बार आपने एक कंसेप्ट को मास्टर कर लिया, फिर उस कंसेप्ट को दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं. Then you have to practice and practice. जितनी बार उस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे that would be beneficial. फिजिकल की प्रैक्टिस कैसे करनी है? सेम चीज़ जो हमने फिजिक्स में करी थी. इनिशियली आप अपनी DPPs के क्वेश्चन, फिर जो एडिशनल सेट ऑफ क्वेश्चन बैंक आप फॉलो करते हैं उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. देन यू विल मूव टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे. बिकॉज नीट की हिस्ट्री रही है स्पेसिफिकली इन फिजिकल केमिस्ट्री कि वो वही के वही क्वेश्चंस दोबारा उठ के पूछता है, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ चेंज करके. इसलिए यू डू नॉट हैव टू डू एनीथिंग एक्स्ट्रा फॉर फिजिकल केमिस्ट्री, जस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वुड बी इनफ. देन मूविंग ऑन टू बायोलॉजी. बायोलॉजी मोस्ट ऑफ एस्पिरेंट्स ने अभी काफ़ी अच्छे हद तक एनसीईआरटी से पढ़ लिया होगा, इसलिए अभी काफ़ी लोगों को दोबारा एनसीईआरटी पढ़ने में आलस आ रही होगी. लेकिन ये टाइम आलस करने का नहीं है. दिस इज़ द टाइम व्हेन यू हैव टू स्टैंड अपार्ट फ्रॉम अदर्स एंड रिवाइज ईच एंड एवरीथिंग अगेन थरोली. इवन दो आपको वो चीज़ आती है या फिर नहीं आती है, आपको हर चीज़ को उसी शिद्दत से पढ़ना है. आप वैसे ही एनसीईआरटी पढ़ेंगे जैसे आप उसे पहली बार पढ़ रहे थे. इसलिए 11th एंड क्लास 12th की एनसीईआरटी आपकी पूरी रिवाइज होनी चाहिए इन योर रिविजन टाइम. अगेन आप अपनी थियरी और प्रैक्टिस को टाइम को डिवाइड कर लीजिए. बायोलॉजी में आप ज़्यादा टाइम देंगे थियरी रीडिंग को. आप एनसीईआरटी बार बार पढ़ेंगे. आपको अगर कोई कंसेप्ट समझ नहीं आता है तो वो कंसेप्ट का 1 शॉट लेक्चर रेफ़र कर सकते हैं और उसकी अंडरस्टैंडिंग को आप एनसीईआरटी में ही लिख लीजिए. बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए आप बार बार एनसीईआरटी खोलेंगे, तो इट वुड बी बेनिफिशियल अगर आप अपनी सारी बायोलॉजी की नॉलेज को एक जगह पे रखें एनसीईआरटी में. इसलिए जब आप अपनी एनसीईआरटी ओपन करेंगे तो एवरीथिंग दैट यू नो अबाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक आपकी नज़रों के सामने होगा. दिस विल हेल्प यू स्पेशली ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन इन योर माइंड. इसलिए आप एनसीईआरटी में हर छोटा छोटा पॉइंट जो आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करे वो सारा साइड में लिख लीजिए. और देन आप जब एनसीईआरटी रिवाइज करेंगे तो वो सारी चीज़ें स्पेशली आपके दिमाग में अरेंज होती जाएगी. दिस विल हेल्प यू ईजिली कमिट थिंग्स टू मेमोरी. देन मूविंग ऑन टू द प्रैक्टिस पार्ट ऑफ बायोलॉजी, आप सेम सीक्वेंस को फॉलो करेंगे. सबसे पहले आप जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बैंक का सेट या फिर DPPs फॉलो करते थे उनके क्वेश्चंस को फिर से देखेंगे. देन यू विल मूव टू PYQs. नाउ PYQs में हमने बायोलॉजी में ऑब्जर्व करा है कि पिछले कुछ साल से नीट इज़ फोकसिंग मोर ऑन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस. इसका क्या करा जाए? पिछले 2 या 3 साल का क्वेश्चन बैंक इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर प्रैक्टिसिंग द स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस.
बट हमें पता है कि पुराने टाइम में एम्स का जो यूजी एंट्रेंस एग्ज़ाम होता था, दैट वुड दोज क्वेश्चंस वेर रियली गुड फॉर अंडरस्टैंडिंग द स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। असर्शन एंड रीज़न स्पेसिफिकली अगर मैं कहूँ तो आप अपने सारे एम्स के PYQ उठाएंगे और उसमें से असर्शन रीज़न वाले क्वेश्चन स्पेसिफिकली सॉल्व करेंगे। अपार्ट फ्रॉम असर्शन रीज़न क्वेश्चंस, जो स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, उनके लिए आप क्या करेंगे? उनके लिए आप NCERT की जो की हाइलाइट्स है, आप जब भी NCERT पढ़ते हैं तो या तो अंडरलाइन या तो हाईलाइट करते होंगे, वो सारी स्टेटमेंट्स को अपने दिमाग में एज अ क्वेश्चन फॉर्म करने का ट्राई कीजिए। आप कोई भी स्टेटमेंट अगर पढ़ रहे हैं तो उनमें स्लाइट वेरिएशंस ला के ट्राई कीजिए कि आप खुद से क्वेश्चन करें कि क्या अगर ये स्टेटमेंट में ये होता तो वो स्टेटमेंट सही होती या गलत होती। ये चीज़ें आपको एंड में हेल्प करेंगी। जब आपके सामने एक्चुअल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो आप घबराएंगे नहीं। हो सकता है वो क्वेश्चन के बारे में आपको पता ना हो, बट आपको इतना कॉन्फिडेंस ज़रूर होगा कि मैंने काफ़ी स्टेटमेंट टाइप बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रखी है, इसलिए आप वो क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए बायोलॉजी में अपनी मेथड को थोड़ा सा चेंज करना है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट वन वर्ड MCQs एनी मोर। ज़्यादा फोकस डालना है स्टेटमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस पे। अपने ये तीनों सब्जेक्ट्स को इसी रिवीजन स्ट्रैटेजी से एक बार पावरफुल बनाइए। देखिए कि आने वाले 4 या 5 महीने में आपका जो फुल सिलेबस टेस्ट का स्कोर है वो कैसे इंप्रूव होता है, आपकी रैंक कैसे इंप्रूव होती है। ऑल द वेरी बेस्ट।